के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाथरस में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। लोगों को सस्ते दामों में सामान देने का झांसा देते थे। पिछले 6 महीने से इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की है। साइबर फ्रॉड सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब हाथरस में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा सक्रिय था। 4 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दूसरी वेबसाइट्स पर सस्ते दामों में सीमेंट, सरिया और दूसरा सामान बेचने के नाम पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर लोगों से ठगी करते थे। सुजिया अल्हापुर के बनवारी लाल को इन्होंने अपना शिकार बनाया। उन्होंने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को गूगल पर सीमेंट और सरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सर्च करते वक्त उन्होंने एक विज्ञापन देखा। एक शख्स से फोन पर बात की जो अपना नाम सुखदेव मिश्रा बता रहा था। उसने सस्ते दामों पर सामान देने का वादा किया। उसने बनवारी लाल को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। पैसे तो भेजे लेकिन सामान नहीं आया और यही उनके साथ लाखों की ठगी हो गई। वादी द्वारा साइबर थाना क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक सूचना दर्ज कराई गई कि वो गूगल पर बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए सर्च कर रहा था। तो उसके पास एक फ़ोन आता है कि हम आपको सस्ते दाम पे ये बिल्डिंग मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, सीमेंट और सरिया। उसके द्वारा जो वहाँ पे ऑर्डर बुक किया गया और उससे कहा गया कि आप कुछ पैसे जमा करा दीजिए। उसने 2 किस्तों में 1,45,000 और 2,15,000 उसने जमा कर दिए। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन आता है उसके पास कि आप पहली बार सामान खरीद रहे हैं, इस नाते आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। इसलिए पूरा पैसा जमा कर दिया। इस तरह लगभग 7,20,000 रुपये उसने दे दिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू की और गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचने में कामयाबी मिली। पुलिस ने इनसे कई सामान भी जब्त किए हैं जो ठगी में इस्तेमाल हो रहे थे। में जो है इस घटना के अनावरण के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसे एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और इनके पास से 15 स्मार्टफोन, 13 ATM कार्ड और 14 पैन कार्ड, 24 आधार कार्ड और 26 सिम कार्ड बरामद हुए हैं और 3 मतदाता पहचान पत्र भी बरामद हुआ है। इनके कब्जे से 1,05,000 रुपया नकद भी बरामद हुआ है। अनुमान है कि इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की है। ये लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स पर फर्जी मोबाइल नंबर डालकर सामान बेचने का झांसा देते थे। अगर कोई इनकी बातों में आ जाता तो उसका ठगी से बचना मुश्किल होता था। पूछताछ में पता चला है गिरोह का सरगना प्रिंस है, जो झारखंड के जामताड़ा का रहने वाला है। प्रिंस ने ही ठगी के तरीके इन्हें सिखाए हैं। इसमें इनके द्वारा लोगों के अकाउंट खुलवाए जाते थे और अकाउंट खुलने के बाद जो किट आ जाता था तो वो जो इनका सरगना है वो इसको लेके अपने पास आता है। इन लोगों के द्वारा 100 से ऊपर अकाउंट खुलवा के और अकाउंट नंबर उनको दे दिए गए हैं और इसमें जो है लोगों के ठगी के पैसे इन्हीं खातों में जमा कराए जाते थे। ये जो इनके पास आधार कार्ड जिन लोगों के अकाउंट खुलवाते थे तो वो दिल्ली में रह के ये काम करते थे और उन्होंने जो है पहले आधार कार्ड जो अपना लेके आते थे उसे एड्रेस चेंज कर दिया जाता था। एड्रेस लोकल एड्रेस करा देते थे और वहां से भी जो है अकाउंट खुलवा के सिम कार्ड निकलवा। फिरोजाबाद में महिला ने बच्ची को क्या जन्म दिया, उसके शौहर को यह नागवार दूसरा आरोप है कि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी तलाक के मामले रुके नहीं हैं। फिरोजाबाद में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके शौहर को लड़की पैदा होने से दिक्कत थी और इसी वजह से उसने शादी तोड़ दी। महिला का कहना है कि आज से करीब 3 साल पहले उसकी जीशान के साथ शादी हुई थी। 1 साल बाद घर में बेटी पैदा हुई और इसके बाद से वो पूरी तरह बदल गया। घर में क्लेश करता रहता था। रोज रोज की प्रताड़ना से वो तंग आ गई और कुछ समय बाद वो अपने मायके आ गई। लेकिन बाद में दोनों पक्ष की तरफ से समझौता हुआ और वो फिर से ससुराल रहने चली आई। लेकिन शादी ठीक नहीं चल रही थी। महिला फिर से अपने मायके आ गई और एक दिन उसके पति ने उसे 3 तलाक बोल दिया।
हमारे साथ में ये हुआ था कि हॉस्पिटल में मतलब लड़की होने पर उन लोगों ने विवाद किया था, हमें मारा पीटा, फिर वो हमें घर भी लेकर गए थे। इसलिए हमने जिद करी थी हम अपने ससुराल जाएंगे, वहां से भी मार पीट के उन लोगों ने निकाल दिया हमें। बेटी होने के बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई थी मेरी, और उन लोगों ने अब वो शादी करने जा रहा है, 3 तलाक दूसरी शादी करने जा रहा है वो लड़का, और ये कह रहा है कि अब मैं तो शादी करके रहूंगा, मैं मोदी जी का ये कानून नहीं मानता। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम जीशान है। तो क्या माना जा रहा है कि लड़की हुई है इस वजह से? हाँ, लड़की हुई है इस वजह से। रामगढ़ क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने पति जीशान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शुरू से परेशान करते थे इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब माँ बाप है मेरे, इसलिए शुरू से मुझे परेशान कराया उन लोगों ने। और क्या मांगते? अच्छा, आप वो लोग मांगते थे, पैसा मांगते थे मुझसे, और देश की और चाहते थे कि और पैसा मिले, हमें डिमांड करते थे हमसे। हमारे पिताजी की इतनी विसात नहीं है जो भी इतना दे सके उनको। तलाक दे दिया उन्होंने? हाँ, 3 तलाक देकर गए, वो मोहल्ले वाले भी हमारे गवाह हैं। कब के फोन पे दिया या घर? नहीं, घर पे आके देकर गए। या 2-3 जनों को लेके आया था वो, और तलाक देके मेरी लड़की को ये कह के गया, मैं तुझे या तो केस वापस ले और नहीं मैं तुझे, दूसरे वाले कहने लगे कि इसको तलाक दे दे, तो कहने लगा कि मैं तुझे 3 दफे कह चला, मैंने तुझे तलाक दी, इसलिए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, थाना रामगढ़ क्षेत्र का मामला है। एक ट्रिपल तलाक का मामला आया है। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जांच पड़ताल और विवेचनात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ इससे पहले भी दहेज की मांग को लेकर केस दर्ज कराया था। अब उसे और उसके परिवार को इंसाफ का इंतजार है। फिरोजाबाद से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बरेली के रेलवे स्टेशन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से नीचे पटरी पर गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बचा ली गई। महिला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार हो रही थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। इससे वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच से होते हुए नीचे पटरी पर गिर गई। उसकी जान खतरे में थी, लेकिन वहीं पर मौजूद एक कांस्टेबल ने सूझबूझ दिखाते हुए चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया। महिला पटरी के बेहद नजदीक थी। नीचे गिरने की वजह से उसे चोट लग गई थी, जिससे वो हिल भी नहीं पाई। जवान बिना देरी किए उसके पास पहुंचा, उसका हौसला बढ़ाया। अगर सही वक्त पर जवान फैसला नहीं लेता तो महिला के साथ अनहोनी भी हो सकती थी। उसके परिजन तो हिम्मत ही हार चुके थे। बाद में महिला को पटरी से निकाल करके ट्रेन में चढ़ाया गया। बरेली इज्जतनगर रेलवे स्टेशन की ये घटना है, जहां काठ गोदाम से लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन आकर के रुकी। इसी ट्रेन में हल्द्वानी से विनोद पांडे अपनी पत्नी किरण पांडे के साथ यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जैसे ही बरेली में आकर के रुकी, किरण पानी लेने के लिए जंक्शन पर उतरी। अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से नीचे गिर गई। ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न दे दिया। ड्यूटी पर तैनात सिपाही सौरभ कुमार ने फौरन ही चैन पुलिंग की और बाद में महिला को बचा लिया, लेकिन रेलवे ट्रैक पर गिरने के दौरान उसके सिर में चोट आ गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग कांस्टेबल की सराहना कर रहे हैं। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। कासगंज के गांव में हेलीकॉप्टर उतरा तो उसके पास भीड़ इकट्ठा हो गई। विदाई के बाद एक नहीं 2 दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंची। हेलीकॉप्टर आया, दूल्हा दुल्हन को साथ लाया। कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र के गड़ी गांव में जब हेलीकॉप्टर उतरा तो आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हेलीकॉप्टर से 2 दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। इसकी चर्चा पहले ही गांव में फैल चुकी थी। सभी लोग अपना कामकाज छोड़कर दूल्हा दुल्हन को देखने उमड़ पड़े। हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरा, लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई।
ससुराल पक्ष के लोगों ने दुल्हनों को उतरने के बाद आशीर्वाद दिया, वहीं दुल्हन भी अपने स्वागत से खुश दिखाई दी। क्या ये लव मैरिज हुई है क्या? जी नहीं, अरेंज मैरिज हुई है? जी हम लोग बहुत छोटे थे तब से हमारे घर वालों ने भी सब कर दिया था। आप पहली बार जो है हेलीकॉप्टर में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि हेलीकॉप्टर में दुल्हन होकर जाएंगी? नहीं, तो इन्होंने कहा है कि ये जो पिता की वजह से जो है आज जो है इनको ये सपना पूरा हुआ है। और बताया जा रहा है कि 2013 से इनकी शादी फिक्स थी। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता के दोनों भतीजों की शादी थी। एक दुल्हन के परिजन एटा तो दूसरे दुल्हन के घर वाले वसुंधरा में रहते हैं। जब विदाई की बारी आई तो दोनों दुल्हनों को हेलीकॉप्टर से कासगंज लाया गया। इन दिनों शादी में हेलीकॉप्टर से विदाई का ट्रेंड भी चल पड़ा है। कई दुल्हन इसी तरह हेलीकॉप्टर में अपने ससुराल पहुंची है। कासगंज से न्यूज़ 18 के लिए अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर आगरा से है। ताज कार्निवल फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। 10 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में कई रंगारंग कार्यक्रम दिखेंगे। दिसंबर तक चलने वाले ताज कार्निवल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। कार्निवल फेस्टिवल की शुरुआत पर्यटन विभाग की तरफ से की गई है। इसका शुभारंभ कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी और विधायक जीएस धर्मेश ने किया। इसमें जो विभिन्न यहाँ की शिल्प कलाएं हैं, व्यंजन है, फोक आर्ट है, फोक डांसेस हैं, इन सभी की एक एग्जीबिशन भी रहेगी और डेली लोकल लोगों की भी यहाँ परफॉर्मेंसेस रहेंगे। बाहर के आर्टिस्ट भी, शाम में कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे। स्कूल के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए अलग तरह का अनुभव होने वाला है। यहाँ स्थानीय के साथ साथ बाहर से भी कलाकार आएंगे जो अपनी कला को सबके सामने रखेंगे। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। एक तरफ रंगारंग कार्यक्रम का प्रोग्राम होगा, तो वहीं जिस तरीके से लोग यहाँ पर आएंगे तो उनका इस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। जो ब्रज की थीम है, उस ब्रज की थीम को वो लोगों का स्वागत किया जाएगा। अलग अलग तरीके की यहाँ पर स्टॉल लगाई गई हैं, चाहे कश्मीर के कपड़े हों, जो गर्म कपड़े होते हैं उसकी अलग दुकान है। बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। खान पीन, आगरा की जो चाट गली है, चाट जो मशहूर है, उसको लेकर यहाँ पर अलग से दुकानें लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आगरा एक पर्यटन नगरी है और उस पर्यटन नगरी में आने वाला जो देशी और विदेशी पर्यटक है उनका नाइट स्टे अलग अलग तरीके से हो, उनका नाइट स्टे ज्यादा हो, उसको लेकर ये अलग तरीके का प्रोग्राम आगरा के पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। सुबह 11 से रात 10 बजे तक ये कार्निवल फेस्टिवल चलेगा। इससे आगरा के पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। सरकार ने रोजगार के लिए युवाओं को बाइक टैक्सी से जोड़ जरूर दिया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से अब नैनीताल की सड़कों पर इन टैक्सी बाइक की बाढ़ आ गई है और हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के चौक चौराहों पर टैक्सी बाइकों का आतंक इस कदर है कि पूरे शहर के लोग परेशान हैं। नो पार्किंग जोन से लेकर वन में इन बाइकों का रेला लगा रहता है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि 88 लाइसेंस होने के बाद शहर में 2500 से ज्यादा गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिससे भारी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। इसी के लिए सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कौन से लोग इसमें रोजगार कर रहे हैं और किनका बिजनेस है, जिससे हमारे नैनीताल की जो ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमरा गई है उस पर व्यवस्था बनाई जाए। इनको हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे जिससे इनकी पहचान हो सके, कलर कोडिंग करेंगे। 2017 के बाद नैनीताल शहर में इन टैक्सी गाड़ियों को हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था, जिसके बाद बाइक टैक्सी के लाइसेंस जारी किए गए। लेकिन नौकरी पेशा लोगों ने खुद को बेरोजगार बताकर बाइकें किराए पर देने का कारोबार शुरू कर दिया, जिसके बाद शहर में बाइक टैक्सी की मानो बाढ़ सी आ गई। यहाँ पे होटल हैं, कई लोग बाहर के लोग हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। आपका कोई भी काम करता है तो उन्होंने भी अपना 2-3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उनकी वजह से अचानक ये जो है गाड़ियों की तादाद नैनीताल में इतनी बढ़ गई, जबकि 2 या 3 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पे ठीक ठाक काम चल रहा था बिल्कुल। अचानक इस साल जो है
बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई। शहर में बाइक टैक्सी की बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन अब वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, ताकि ये सामने आ सके कि शहर में कितनी बाइक टैक्सियां नियम के खिलाफ चल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। पौड़ी में सर्द मौसम के बावजूद बर्फबारी और बारिश नहीं होने से अब वन विभाग और पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ गई है। मौसम का हाल यही रहा तो फायर सीजन में भारी मुसीबत आ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय क्षेत्र और कई इलाकों में भले ही कुछ दिन पहले बारिश और बर्फबारी हुई हो, लेकिन पौड़ी जिले में सर्द मौसम के बावजूद बर्फबारी और बारिश न होने से पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। दरअसल बीते 4 महीने से पौड़ी में बारिश नहीं होने से जमीन की नमी उड़ चुकी है और अब इसका सीधा असर फायर सीजन में होने वाले वन अग्नि की घटनाओं पर पड़ सकता है। अभी से वन विभाग को फायर सीजन के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वन विभाग अभी से अपनी फायर लाइन वगैरह काट देता है तो कुछ हद तक हम आग पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन की नमी बर्फबारी ना होने से, बारिश ना होने से लगभग ख़त्म हो चुकी है और इस बार फायर सीजन में इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। हालांकि वन विभाग जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए कंट्रोल बर्निंग शुरू करने जा रहा है। डीएम पौड़ी ने भी वन विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि फायर सीजन से पहले सुरक्षात्मक काम तेजी से किए जाएं। हमारा मेन फोकस पिरूल के एकत्रीकरण पे या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, जो शीतला खेत मॉडल है उसको भी हम कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में ट्राई कर रहे हैं और साथ ही जो न्यूसेंस मेकर हैं और आग लगाने की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी मेरे द्वारा कहा गया। पौड़ी में ठंड के मौसम में बारिश और बर्फबारी की बेरुखी फायर सीजन में घातक हो सकती है। ऐसे में वन की निगाहें भी बारिश और बर्फबारी पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि 13 जनवरी 2025